नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दरअसल इस वक्त हम न्यूज रूम में मौजूद हैं और न्यूज रूम में जो माहौल है, चर्चा एक विषय को लेकर हो रही है। वो बयान है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। बयान आप सभी जानते हैं। हाल ही के दिनों में उनका एक बयान बहुत ज्यादा फेमस हुआ है और वो बयान है बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान ने हरियाणा चुनाव में किस तरह से धूम मचाई ये हमने देखा, और अब ये बयान जो है वो झारखंड चुनाव और साथ ही महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ होल्डिंग्स पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही अब बयान को कुछ और आगे बढ़ा दिया है, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बयान के मायने क्या है और क्या ये सीएम योगी आदित्यनाथ की नेशनल एक तौर पर कह सकते हैं कि उनकी डिमांड जो है वो नेशनली बढ़ती जा रही है, क्या ये इस तरफ भी इशारा है? क्या मायने हैं इस बयान के? हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और सबसे पहले मैं शुरुआत जो है राकेश सर से करना चाहूंगी। बटेंगे तो कटेंगे, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या मतलब क्या है इस बयान का? और हम देख रहे हैं हरियाणा में जब इस बयान को दिया गया, अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस निकला और अब हर जगह ये बयान की धूम देखने को मिल रही है। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ये बयान दिया था, इसको लेकर चर्चा पूरे देश में और जिस तरह से प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरह से सफलता आपने हरियाणा में देखा और अब देखिए कि महाराष्ट्र के भी कोने-कोने में मैं देख रहा हूँ कि होर्डिंग लगे हुए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। और ये है कि अगर महाराष्ट्र में भी रैली अगर योगी आदित्यनाथ की हो रही है, तो लोगों की अपार हुजूम जो है वो सुनने आ रहा है। और वही स्थिति है झारखंड में, जमशेदपुर में जब सभा को संबोधित कर रहे थे, तो लोगों की तालियां मैं देख रहा था। मैं जब कुछ और नेता की रैलियां चल रही थी, लेकिन उस तरह की नहीं थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विपक्ष के थे, खास तौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जातीय जनगणना को उसको पूरी तौर पर काट दिया है उन्होंने। और अब ये साफ तौर पर उन्होंने इंगित कर दिया है कि बंटना नहीं है। अगर हिंदू अगर बटेंगे तो फिर आपने जिस तरह से आपने देखा था कि किस तरह से मुगल आक्रांता हो या दिल्ली सल्तनत से पहले की स्थिति हो, जो स्थिति थी वही स्थिति पैदा होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें एकजुट रहना, एकजुट अगर रहेंगे तो आपकी सुनी जाएगी, अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर वही हाल होगा जो पहले होता था। लेकिन देखिए, मेन जो चुनाव है योगी आदित्यनाथ के लिए वो तो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, 10 सीटों को 9 सीटों को लेकर। लेकिन अब कैंपेन जो है वो हमने हरियाणा में भी देखा, झारखंड में भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी उनकी रैलियों की डिमांड बहुत ज्यादा है और हम देखते हैं बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ता है। उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या झारखंड, जिस तरह से हमने हरियाणा में इस बयान का असर होता हुआ देखा, उस तरह का रिस्पॉन्स क्या झारखंड और महाराष्ट्र में भी आपको लग रहा है? नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक चीज जो आपने बड़ी बातें कही, पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की बात अगर है तो उसमें योगी आदित्यनाथ का डिमांड हो रहा है। नेशनली डिमांड बढ़ रही है। नेशनल डिमांड बढ़ गया है और जिस तरह से उनकी बातों को लोग गंभीरता से ले रहे हैं, ये किस तरफ इशारा है? ये इशारा साफ तौर पे कर रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका कद बढ़ रहा है। तो ये बड़ा, लेकिन उनकी बातों को आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोर्स करते हैं, संघ प्रमुख करते हैं। इसका आप मजमून समझिए कि आखिर क्या है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री वहां पर बांग्लादेश घुसपैठियों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तालियां जो बज रही है या जो आप जमशेदपुर की रैली इसलिए मैं जिक्र किया क्योंकि मैं देख रहा था लोगों का हुजूम, तो वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है। और वही महाराष्ट्र में भी कमोबेश स्थिति है ये। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में भी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर गई थी बीजेपी और अयोध्या राम मंदिर, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उतना कामगार साबित हुआ। ये नहीं चला। लेकिन उसके पीछे तमाम वजहें गिनाई गई। ये वजह गिनाई गई कि योगी आदित्यनाथ को कहीं न कहीं साइडलाइन किया गया था। टिकट बँटवारे में नहीं पूछा गया। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी चर्चा चली थी। उसके बाद जब यूपी में आप हारे, तो बीजेपी के आलाकमान को और संघ को भी लगा कि ये कहीं न कहीं जो योगी आदित्यनाथ को साइड करने का जो संदेश गया, अरविंद केजरीवाल ने तो खुलकर कहा था कि भई योगी जी को हटाया जाएगा। तो ये संदेश गया, उसकी वजह से नुकसान हुआ। और हिंदुत्व का अगर चेहरा है योगी आदित्यनाथ, उन्हें अगर हम आगे करते हैं तो फायदा होगा। हरियाणा में इन्होंने आगे किया
और हरियाणा में करीब 25 विधानसभा सीटों पर जो असर है, आप खासतौर पर अहीर का जो इलाका है, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि यादव जो हैं वो आ, एक जाति के आधार पर वोट करते हैं, अहीर का इलाका। लेकिन वो जाति के बजाय बीजेपी को चुना उन्होंने धर्म के आधार पर। ये आपका जो सवाल है कि महाराष्ट्र या झारखंड में असर पड़ेगा, मैं कहता हूं कि विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति होती है। महाराष्ट्र में आप ऐसा नहीं है कि मराठा आंदोलन को भूल जाएंगे, मराठी जो है वो हिंदू मानकर वोट करने लगेंगे अचानक। मनोज जारिंग पाटिल है वहां पर, मनोज जारंगे पाटिल, वो मराठा आंदोलन की आग लगातार भड़काते रहे और बीजेपी के लिए वो बहुत मुसीबत साबित हो सकते हैं। तो उन मराठाओं को एक तरफ मराठी अस्मिता के नाम पर, आरक्षण के नाम पर एकजुट करके बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो उसकी काट सिर्फ योगी आदित्यनाथ अगर ये कह देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो रातों रात मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में इसका असर हो जाएगा। झारखंड में भी आदिवासियों को लेकर इस बयान के बाद तो फिर ये है ना कि क्या नेशनली अब योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है, जिस बात का जिक्र अभी राकेश जी करके। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन ये डिमांड लॉन्ग टर्म रहेगी या नहीं रहेगी, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं वो तय करेंगे। क्योंकि वहां पर तो बटेंगे तो कटेंगे का जवाब जुड़ेंगे तो जीतेंगे दे दिया गया है। तो कौन नारा हिट्स होता है ये देखना होगा। हरियाणा में आप जीत गए, लेकिन यूपी के विधानसभा सीटों के उपचुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव तय करेंगे कि डिमांड और ये नारे क्या आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस तरह का बयान जो है वो किसी भी, इतना घटिया बयान किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया। जिस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, वो सरेआम कहते हैं कि मुसलमानों के घर बुलडोजर चलवा देंगे, ठोक दूंगा, इस तरह की बयानबाजी। और ये बयान क्या ठीक है? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो बांटने की राजनीति फिर से लेके आना चाहते हैं, जैसे राम मंदिर के दौरान हुआ था। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, मैं साफ सीधी बात बोलता हूँ। इसलिए ये नारा लाया गया है, प्लान्ड तरीके से लाया गया है और योगी जी के मुंह से कहलवाया गया है। एक मिनट, मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए। मेरी नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। पहले आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया ना सर, आपने बोल लिया। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा बीजेपी की तरफ से आया। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो बांटने की, वो जोड़ने की बातें कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जातियों में कांग्रेस लगातार ये कह रही जाति जनगणना होगी, दलित है, ओबीसी है और तमाम उस वर्ग के लोग, आदिवासी हैं, तमाम उन लोगों को हक नहीं मिल रहा है, जाति जनगणना होगी, पिछड़े पांव 100 में 60। यानी कि वो उस आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज ही राहुल गांधी का बयान आया कि 50% का जो दायरा है उसको तोड़ने की कोशिश कांग्रेस करेगी। तो सीधा नैरेटिव ये है कि बीजेपी चाहती है पूरा माहौल 80 वर्सेस 20 का हो, ठीक है। और बीजेपी, जो कांग्रेस चाहती है वो ये चाहती है कि जो 80 है वो टुकड़ों में आए और 20 तो उनके पास है ही, 20% मुस्लिम वोट तो है ही, और बाकी जो बचा 80% वो टुकड़ों में हो जाए। यादव ओबीसी अलग हो जाए, एसटी एससी अलग हो जाए, और सवर्ण तो अपने आप में इधर उधर कहीं ना कहीं बटी जाता है वो अपने आप में। जैसे ब्राह्मणों की जातियां हैं, सब अपने अपने अलग अलग पार्टियां सबकी बनी हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के पास राम मंदिर बनने के बाद फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, और विकास के मुद्दे पर इंडिया में, भारत में चुनाव जीतना नामुमकिन है। इंडिया शाइनिंग का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया, क्या वो जीत पाए? हार गए चुनाव। क्या नहीं, हम इतना हरियाणा में ऐसे नहीं जीते। हरियाणा में क्यों जीते फिर? हरियाणा में क्यों जीते? हरियाणा में इसलिए जीते क्योंकि हरियाणा में केजरीवाल को एंड टाइम पे छोड़ दिया गया। जेजीपी से तुरंत, बहुत पहले की प्लानिंग है बीजेपी की, जेजीपी से गठबंधन तोड़ के अपना सीएम नया बना दिया, नया चेहरा दे दिया। इसके अलावा मायावती वहां चुनाव लड़ रही हैं, तमाम पार्टी, मतलब समझ रहे हो कि पूरी तरीके से टुकड़ों में प्लानिंग की गई, और पता था कि मार्जिन ऑफ एरर जो है बहुत छोटा कम रहेगा। इसी को नहीं आशीष, इसी को सियासत कहते हैं। कांग्रेस नहीं समझ पाई। नहीं, कांग्रेस समझ गई थी पूरी तरीके से। कांग्रेस प्लस में ही है, कांग्रेस नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस में केवल शैलजा आगे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप कह रहे हैं कांग्रेस फायदे में है। उसके पास तो सत्ता में आने का मौका था और ये लड़ाई चल रही थी कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सीएम की। अब हाँ, तो ये आपसी लड़ाई, ये कांग्रेस की कमजोरी है। बीजेपी ने जब नायब सैनिक को सीएम बनाया था ना, बीजेपी तब से तैयारी कर रही थी नॉन जाट बोर्ड जो था उसको हथियाने की, और वो मुझे लगता है कांग्रेस नहीं समझ पाई, लेकिन उसका फायदा हरियाणा इलेक्शन में हुआ है।
हाँ। जो इनकी इनकम्बेंसी है उसके सारे में आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन वापस आइए, हाँ वापस बटेंगे तो हाँ कटेंगे वापस। बटेंगे तो कटेंगे, चलो, क्योंकि क्योंकि ये बोल रहे हैं, आशीष जी का ये कहना है कि कोई मुद्दा बचा नहीं है बीजेपी के पास, तो भाई आप इस पे आ जाओ कि आप एकजुट रह लो, नहीं तो फिर क्या सीन हो सकता है, क्या अच्छा, खेल हो एक चीज सकता है, आप मुझे देख लीजिए। बताइए, आप सुमित जी, आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कटेंगे बटेंगे नारे की बात हो रही है, एक कटेंगे तो बटेंगे और एक रहे, हाँ बटेंगे, सॉरी माफ कीजिए, ऐसे नारे की बात हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय को कौन बांट रहा था, आप मुझे बताइए? राज ठाकरे। राज ठाकरे पार्टी कौन है? अब वो बीजेपी और फडणवीस के साथ आ गए। जो तोड़ने और बांटने की राजनीति करते थे राज ठाकरे, अब क्यों नहीं आए? राज ठाकरे ने अभी बयान दिया, अभी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस बार नहीं वो साथ ही, वो देखिए मैं बता दूं, नहीं राज ठाकरे बैकडोर से तो सपोर्ट है ही ना। वो बैकडोर से आप तो ओवैसी को भी बी टीम कहा जाता है, तो क्या है क्या? बीजेपी ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ, बीजेपी, आप बी टीम सी टीम कहते रहिए, ऑफिशियली क्या बीजेपी ने राज ठाकरे अपने मुंह से कह रहे हैं, ऑफिशियली राज ठाकरे मुंह से कह रहे हैं कि इस बार सीएम, अभी एक दिन पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का होगा, मुंह से राज ठाकरे। आप भी समर्थन दे दो, कौन पूछ रहा है? समर्थन तो कोई भी दे सकता ये है। बयान वो दे रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हाँ, देखिए आशीष तो कटेंगे को आपने बहुत छोटा कर दिया। नहीं, उत्तर भारतीयों के बांटने, देखिए उत्तर भारतीयों के बांटने की जहाँ तक बात है, उस दौरान याद हाँ। अच्छा, आशीष आपने एक बात की कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। आपको याद होगा कि ये योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को लेकर एक बयान दिया था, हिंदुस्तान में नहीं दिया था। जब बांग्लादेश में वो कांड हुआ था उस वक्त दिया था, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ देश में बांटे। उसके बाद सियासी फायदा अखिलेश भी ले रहे हैं, ओवैसी भी ले रहे हैं, हर कोई अपने हिसाब से इसका सियासी फायदा ले रहे हैं। ट्रंप भी ले रहे हैं, सियासी फायदा ट्रंप भी ले रहे हैं। उपचुनाव, अब सुनिए मतलब बांटने वाले, जो पहला बयान आया था, आप कह रहे हैं कि मतलब प्लानिंग के साथ आया था, ये बांग्लादेश के लिए दिया गया था बयान। हाँ ये बांग्लादेश की तर्ज पर ही बयान दिया था। और मैं बताता हूँ, किसी के मुंह से कोई बयान अचानक नहीं निकलता, बाकायदा पीआर एजेंसी लगी हुई है हर नेता के साथ, हर नेता नहीं ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। हर नेता के साथ पीआर लिख के बाकायदा नारे दिए जाते हैं, लिख के बाकायदा भाषण दिए जाते हैं। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं अनिल जी? आप समझदार इतने कम से कम योगी और मोदी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो रैलियों में भाषण वैसे ही देते हैं। वो आप कहते हैं पीआर एजेंसी या नारे गढ़ना सब करते हैं, और ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप कांग्रेस की बात अगर मैं करूं, ठीक है, इधर बटेंगे तो कटेंगे अगर पूरी प्लानिंग से लाई गई, तो आप भी तो पूरी प्लानिंग से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आप कहां थे 2004 से 2014 की भी जाति जनगणना करवा लेते? आप मौका मिला था, क्यों नहीं करवाया आपने? इवन 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, उसमें आपने आंकड़े छिपा लिए, आपने जारी नहीं किए। तो तब आपको नहीं ख्याल आया कि जातियों के बीच जो दलितों को मौका नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा है, उस वक्त कहाँ थे आप? तो आप भी प्लानिंग से, आप सत्ता में, आपको लगा कि अब कैसे भी करके नहीं आ पाएंगे। तो हम यही इसी बात पे तो चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स यही तो है कि जब 80-20 का उन्होंने पैटर्न सेट कर दिया, तो इन्होंने कहा कि इसको तोड़ना है, वो 80-20 का हिट हुआ। खेल रहे हैं, कांग्रेस जाति खेल रही है, बात यही है। हाँ, तो अब आप आ गए हैं। धर्म तू डाल मैं पात। हाँ ठीक, अब सवाल यहाँ पर है कि हरियाणा में हिट हुआ, तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड में हिट होगा? देखिए महाराष्ट्र की सियासत इतनी उलझी हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो वोटर वोट करके आएगा, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जिसको वोट दिया वो जीतेगा नहीं जीतेगा, उसका सरकार में क्या योगदान रहेगा। वो जीता है तो वो फडणवीस के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा, या वो कांग्रेस के साथ जाएगा, महायुति में जाएगा कि एमवीए में जाएगा, ये कोई नहीं दावा कर सकता। इतनी कंफ्यूजन है वहां के वोटरों में। पूरे सीटों को लेकर ही ना, 2 शिवसेनाएं बन गई हैं, 2 एनसीपी हो गई हैं, एक शरद पवार। बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए इतना एग्रेशन में नहीं चल सकता है, क्योंकि वहां पर एक मराठी अस्मिता की लड़ाई, मराठियों को आप कहेंगे हिंदू बनकर वोट डालो, वो नहीं डालेंगे, वो अपने आप को मराठी पहले मानते हैं। कर्नाटक में हमने बजरंग दल वाला मुद्दा देखा, वो नहीं चला। बीजेपी ने बजरंग दल वाला जो मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने उठाया, वो नहीं चला। बजरंग बली वाला मुद्दा जो था, नहीं, बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई थी ना कांग्रेस ने। बजरंग बली बात कही उन्होंने, तो उसको बजरंग दल। तो ये अच्छा, यूपी के उपचुनाव में आपको लग रहा है हिट होगा?
यूपी के उपचुनाव में मुझे लगता है कि इस बार जो है बीजेपी के लिए बहुत टफ है, क्योंकि एक तो उपचुनाव है, 9 सीटों पर चुनाव है। मिल्कीपुर का सीट का चुनाव बड़ा कानूनी पेच है, लेकिन उसमें अगर आसानी से बात करें तो हल हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। खैर, लेकिन यूपी के चुनाव की बड़ी अच्छी तस्वीर मेरे को चर्चा करने में दर्शकों के साथ बड़ी मजा आ रही है कि कानपुर में नसीम सोलंकी जाती है शिवलिंग पे जल चढ़ाने, और कुंदरकी में, मुरादाबाद में जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो जालीदार टोपी पहन लेता है, रामवीर ठाकुर। तो ये वोट की जो सियासत है ना, वो चाहे आप टोपी पहन लो, जल चढ़ा लो, मतलब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप समझिए कि तो कहाँ बटेंगे, नहीं, तो यही बटने और कटने के बीच विकास, डेवलपमेंट सब कुछ भूल गए। पोस्टर कटेंगे बटेंगे नहीं लगाए। और बताइए आप। बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, सिर्फ एक आप ये कहेंगे यही जीत का एक है, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी चीजें भी हैं, लेकिन बाकी चीजों के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जा सकते। जैसे कि उन्होंने कहा कि विकास, आप सड़कें बना दी, ये बिल्कुल सही है। ये बटेंगे कटेंगे, जाति गणगणना, इन सब के बीच हम डेवलपमेंट सब भूल गए हैं। डेवलपमेंट की बात आप, अयोध्या में मैं गया था, वहां पर 40 दिन करीब रहा। अयोध्या में जो कायाकल्प किया गया है, जाकर देख लीजिए, सड़कें और रोड, वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तमाम विकास के मुद्दे पर अगर वहां वोट, वहां तो कई सारे फैक्टर हैं हारने के। नहीं, जो विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर अल्टीमेटली खाली विकास के नाम पर अब नहीं चुनाव। वहां तो ये भी है ना, बहुत सारे लोग जो जिनकी आप दुकानें, मैं भी वहां पे रहकर आई थी 20 दिन, तो जो आसपास की दुकानों वाले लोग थे वो ये कहते हैं कि भाई हमें इतने पैसे नहीं मिले, आपने ये तो डेवलपमेंट करा दिया। ठीक है, आप थोड़ा पर्सनल ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो हरियाणा में तो सही साबित हुआ, यानी कि बीजेपी के फेवर में साबित हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देखना ये होगा कि झारखंड, हाँ, आप क्या सोच रहे हैं इस नारे को लेकर? देखिए, बीजेपी जो है हमेशा हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर या डराकर राजनीति करती है। इस तरह के बयान हर चुनाव में आपने देखा होगा। इस तरह के बयान कब लड़ाया? देखिए, इस तरह लड़ाने का मतलब कोई लड़ाने का युद्ध नहीं कराना है, डराना है लोगों को, डरा करके वोट लेने की राजनीति हमेशा से रही, चाहे 20-80 वाले बयान हो। देखिए, आपको बता दे, भारतीय जनता, एक और बड़ी बात आपको बता दे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नहीं डराती है, हिंदुओं को डराती है। 20-80 कह करके आप ऐसे इस तरह के हिंदुओं को जगा नहीं रही है। दोनों अलग अलग चीज है। क्या हिंदू जागा नहीं था क्या पहले से? अच्छा, सब जागा हुआ है। लेकिन देखिए, ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर, जागा हुआ है, तभी 2014 में योगी आदित्यनाथ सरकार में। देखिए, दो चीजें बता, 2017 देखिए, दो चीजें बता दो। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, जो बहुत बड़े हिंदुत्व के, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की छवि वाले नेता थे। उद्धव ठाकरे की वो जो छवि थी वो खिंच गई है। बीजेपी उस छवि को भुनाने के लिए, और हिंदुओं की छवि पे हमारा ही कब्जा है, हमारा ही राज है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी। दूसरा, झारखंड में देखिए, झारखंड में बांग्लादेशी का मुद्दा, घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा बीजेपी हावी रखे हुए। इस बयान को आप वहां उससे भी जोड़िए कि मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ गई, घुसपैठ कैसे हो गई। यानी कि ये जो बयान दिया गया है, इस पे जो एक महाराष्ट्र में हिंदुत्व की छवि, वो भुनाने के लिए, और झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, मुस्लिम आबादी बढ़ने का मुद्दा है, इन दोनों को उससे जोड़िए। ये मैसेज देने के लिए, डराने का मतलब, ये जो बयान है ये कोई डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैसेज देने के लिए है। जल्दी सवाल पूछना चाहता हूँ। सुमित झा जी, आप बाई कास्ट क्या है? ब्राह्मण है। आप नॉनवेज खाते हैं? हाँ, कभी कभार। हाँ, ब्राह्मण आदमी नॉनवेज खा रहा है, आपको अचंभा नहीं लग रहा? इसमें आपको पता होना चाहिए। नहीं, तो अब मैं बताता हूँ। मिथिलांचल में हाँ, नहीं, अलग चीज नहीं है। मछली शुद्ध माना जाता है, कुछ परंपराएं होती हैं और विविधताएं हैं हिंदुओं में विविधताएं हैं जो मछली को शुद्ध माना जाता है। इसके बहुत सारे, अगर आप जगह जगह ढूंढेंगे तो अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे, और आप यही बात अगर उत्तर प्रदेश में कर देंगे तो शायद विवादित हो जाएगा। ये मैंने क्यों पूछा? अलग अलग देखिए, हिंदुओं, देखिए, इस टॉपिक पे हम कल इस टॉपिक पे इसको कंक्लूड कर देते हैं। मैंने क्यों पूछा? खान पीन के नाम पर सियासत, नेम प्लेट के नाम पर सियासत। अच्छा, एक बात बताइए, खान पान के नाम पर नहीं, खान पान के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप आपका जो मन कर रहा है आप खाइए, जो आपको खाना है वो खाइए, स्वतः है। मैं नहीं मांसाहार करता हूँ,
मैं नहीं अंडा खाता हूँ तो अगर मेरी आस्था है वो। आप नहीं खाते लेकिन आप गजब है, बिल्कुल आप नेम नहीं प्लेट में नहीं नहीं नेम आप प्लेट लगा चलिए लिया। आप बयान से बहुत दूर पहुंच गए अरे हैं मैं मुझे बटेंगे कटेंगे वाले पर ही बोल रहा हूँ मैं, आप नहीं बटेंगे खाते, कटेंगे पर ही बोल रहा हूँ। आपका विवेक है, हाँ, आप प्रदर्शित तो नहीं हमको करते कोई जगा नहीं हैं, पाएगा। आपके प्रदर्शित तो नहीं हमको करते कोई हैं। जगा नहीं अब पाएगा। तेजस्वी यादव हमको कोई नहीं मछली जगाएगा। खिलाते हुए नहीं हम आते हैं। जैसे आपने कहा हिंदू जाग रहा है, हिंदू को कोई नहीं जगा सकता। सावन में नहीं सावन में हिंदू, आप सावन में तो नहीं खाता है बहुत लोग, तो मछली लेकिन जो खाते हैं और जो नहीं खाते उनका सावन और बाकी दिनों से क्या लेना? तो तेजस्वी यादव अगर मछली खाते हुए दिखा रहे, आप खाइए, कौन मना करता है? तो बस वही मैं कह रहा हूँ, खान पान भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसे एक्सेप्ट कर है। इफ्तार अगर होता है और खजूर खाया जाता है, आलोक सर से खजूर भी एक खान पान का हिस्सा है। अब मुझे लगता है कि आज की चकल्लस को हमें यहीं समाप्त करना चाहिए और बटेंगे जाते जाते जरूर बताना कि अयोध्या में आपका मन क्यों नहीं लगा। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे चकल्लस में किसी नए टॉपिक के साथ।